हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे जो कि हम अभी तक की पिछली वीडियो में हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स और अदर चीज़ों पर बात कर चुके हैं। अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12 होते हैं, इनको भी हमने डिस्कशन कर लिया। टेंस हमारे 3 क्यों होते हैं, काल क्या होता है, ये सब डिस्कशन हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसमें एक एक से 12 टेंसों को पढ़ेंगे जो कि टेंस यानी काल। तो अब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस जो कि इसके 4 होते हैं। प्रेजेंट टेंस है, हम इसको पहले क्यों पढ़ते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो अब हम इसका पहला पार्ट लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि वरना हम पूरे कर सकते थे, लेकिन यह बहुत बड़ा टेंस होता है जिससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, डेडिकेटेड टू क्लास 10th और 12th। ये जो 2 एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज हम कीवर्ड्स और कि हमारा कम समय में टेंस सॉल्व हो जाए। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारी ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन अब हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश में आते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट V5 लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट V1 लेगा। अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट नहीं देखा हो, नहीं जानते हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव हमने सेंटेंस की डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाकर देख सकते हो। नेगेटिव में चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है, जो कि 10th और 12th के लिए खासकर हमसे ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पूछते हैं, जो कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करती हैं। जब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग, जैसे इसका प्रयोग हो गया हो, तो मुख्य क्रिया में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने लगता है, मानी V1। ठीक है। तो ये नेगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव 2 प्रकार की, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि जिस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मुख्य क्रिया में। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क। अब एक ओपन एंडेड जिसमें WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आपको ये सब पता होगा। ये नॉमिनल चीज़ें हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अब हम चुटकियों में क्वेश्चन को हल कैसे करें, बिल्कुल कम समय में। तो आप जुड़े रहिए, उसको हम अपने तरीके से सिखाएंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो आपको नोट करना हो तो कर ले, नहीं करना हो तो हम इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है। आपने नहीं कर पाया होगा नोट तो आप वीडियो को पॉज करके कर लें। अब जैसे हम जानते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब
डू और डज। अब ये कहाँ से आई, ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। ये प्लूरल के लिए है, सिंगुलर के लिए, जो कि हम जानते हैं। एक इनका प्रयोग जब वाक्य नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, तब वाक्य में इनका प्रयोग होता है, यानी यूज होता है। तो अब हम कैसे पहचानें कि टेंस कैसा है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम्स में, तो हम आपको एक 2-3 फैक्ट, अब हम आपको फैक्ट्स बताते हैं, जो कि इंडेफिनिट, V1 V5 V2, ये क्या है, मेन वर्ब के फॉर्म। अब हमें क्या देखना होता है कि जब सेंटेंस लिखा हो, क्या सेंटेंस, अगर मुख्य क्रिया में इन वर्बों का यूज किया गया हो तो हमारे तीनों टेंसों में से इंडेफिनिट ही करेगा। तो जैसे कैसे, आई लाइक यू, हमें सेंटेंस यानी टेंस, हमें टेंस को हेल्पिंग वर्ब से नहीं पहचानना है। हम जानते हैं कि इसको मैं भी बता सकता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब से नहीं पहचानना है, क्योंकि वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनवाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब इस पर गए हम। लाइक का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट। जब फर्स्ट है तो इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर विल से लगा होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, तो विल से इसमें नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म। अगर मेन वर्ब का V2 लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो भी खत्म। बता प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज, यानी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, और इनका प्रयोग जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तब होता है। अब वो आपको दे देंगे, आई गिव पेन, तो आपसे वो नेगेटिव बनवाएंगे। मान लो मेक अ नेगेटिव, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन एक्सपेक्टेड रीजन V1 वर्ब का V1, V2 होता है पास्ट इंडेफिनिट, विल से लगा होता है तो फ्यूचर, बचा प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज। हम जानते हैं सहायक क्रिया का या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब होता है जब आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो। ये नेगेटिव बनवा रहे हैं, तो हम गए यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमसे ये क्या बनवाएंगे, नेगेटिव। तो आई प्लूरल, हम अभी स्ट्रक्चर लिख कर गए हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट डू को फॉलो करता है। डू नॉट गिव पेन। इसमें क्या होता है कि अगर हमने जिस टेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनवाना है, अगर हम उस टेंस को पहचानना सीख गए कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो हम बना देंगे। इट्स सिंपल। बस गलती क्या होती है, हम उस टेंस को पहचानना नहीं जानते। तो अब आपको लग रहा होगा ये तो इजी है, हम कर लेंगे। तो वो किस चैप्टर पर, किस टॉपिक पर, इस टॉपिक पर जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो कैसे घुमा कर देते हैं उसको देखते हैं। अभी ये नॉर्मल था, तो हम जानते हैं, हम इधर आपको एक बार और लिख के दे रहा हूं, इंडेफिनिट यानी V1 V5 और V2 हम आपको इस लिख के दे दी। अगर हमारी मेन वर्ब में ये 3 फॉर्म है तो ये इंडेफिनिट ही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम आपको दे रहे हैं जो कि बहुत रिपीट होता है 10th और 12th में, ही डज हिज वर्क। अब इसको वो नेगेटिव बनवाएंगे। कई लोग इसको नेगेटिव बनाते हैं, तो डज उन्होंने देखा, डज नॉट हिज वर्क, लेकिन वो ऐसा नहीं होता।
क्योंकि हमें पता है हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब होता है जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो। अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नोट लगा होता। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये सब्जेक्ट के पहले लगा होता। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले वाक्य को पहचानना है। तो हमें क्या करना है, वाक्य को पहचानना है। तो बस हमने एक चीज सीखनी है कि हम अपने टेंस को हेल्पिंग वर्ब से ना पहचान के मेन वर्ब से पहचानते। ऐसा कोई भी टेंस नहीं होता जिसमें मेन वर्ब ना हो। हर टेंस के अंदर मेन वर्ब होती है। जैसे अब ये सहायक क्रिया होती, हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नॉट होता या फिर आगे होती। तो ये क्या है, डू में कर्ता एक वचन के सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग ईएस लगा है। जब वर्ब में ईएस लगता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये फिफ्थ मिला इंडेफिनिट, V2 मिलता फास्ट इंडेफिनिट, विल सेल के साथ V1 मिलता फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी हमारे पूरे इंडेफिनिट टेंस इन मुख्य क्रियाओं से बनते हैं। तो ये V5 मिला, हमें पता लग गया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया मुख्य हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग नोट। हमें पता है ये हमारा मेन वर्ब है। हमने अभी ये भी बोल के गया हूं पीछे कि जब हम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं तो ये मेन वर्ब का V1 आने लगता है। तो इसमें से ईएस हट के ये ओनली डू बचा, जो कि ये आ गया। ये है अब हेल्पिंग वर्ब, हिज वर्क। आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन हम आज से मेन वर्ब से पहचानेंगे, ठीक है। जैसे राम हैज हिज कार। अब कई लोग इसको सहायक क्रिया समझ जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके जैसी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब आता और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म फॉलो करता है परफेक्ट। तो हम जानते हैं कि हमें किससे पहचानना है, मेन वर्ब से। हम चले, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब मिलती। तो एक खुद ही मेन वर्ब है जो कि हैव में एस लगाने से, मतलब ईएस लगाने से ये हैप्स हो जाता है। तो ये प्लूरल के तरह प्रतीत होता है, जिसका हम वर्गीकृत करते हैं फॉर्म को, तो ये हैज हो जाता है। इसको V5 बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, V5। अब हम जानते हैं V5 है तो इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता है, क्योंकि पास्ट होता है तो V2 होता है, विल सेल V1 आता तो फ्यूचर हो जाता। बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज, इसको वो बोले इंट्रोगेटिव बनाओ। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब होता है जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो। तो बस हमें पता लग गया कि हमारा टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो, सबसे पहले डज, एक वचन है इसलिए राम। अब हमने सीख लिया कि जब वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं तो इसमें मेन वर्ब का V1 आने लगता है। तो अब हैव का बनाता है हैज, हैव हिज कार, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाक्य में मेन वर्ब से पहचानेंगे कि यह टेंस कौन सा है, ठीक है। इसके बाद हम टेंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें पता होता है डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने लगते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है, ना कि इसको देखा डज को, इसके बाद नोट लगा दिया और चलते बने, है ना, ऐसा नहीं, ठीक है। अब जैसे इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं देखना, जो कि MP बोर्ड में पिछली साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। दे डिड
देयर वर्क। हमें किससे पहचानना होता है टेंस को? मेन वर्ब से। हम पहुंचे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो नोट लगी होती या आगे होती, तो हमें पता लग गया कि ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का डू का सेकंड फॉर्म भी तो इंडेफिनिट है। हम ए नहीं बोल रहे, मैं ए नहीं बोल रहा हूं कि ए पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं तो बस इस मेन वर्ब को देखकर बोल रहा हूं कि ये इंडेफिनिट है। मतलब टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जो कि हम इसको जानते हैं कि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, हम पहुंचे V2। अगर V1 V5 होता है, प्रेजेंट का होता है, बिल सेल के साथ V1 होता है, फ्यूचर होता है, बचा पास्ट यानी V2। तो हमें अब पता लग गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसने बोला इसको नेगेटिव बनाओ। हमें पता है चाहे वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तभी वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डेड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, दोनों को फॉलो करती है। तो हमने डेड लगाया, फिर हमने इसके बाद नोट। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया हो तो ये अपने बाद मेन वर्ब का V1 लेने लगता है। मतलब ये डू का सेकंड फॉर्म है। तो डू देयर वर्क। तो हमें मत एक गलती नहीं करनी, वो क्या कि हमने नहीं देखा इसके बाद डिड के बाद नोट लगाया वरना हो गया, नहीं, इसको पहचानो। टेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब अलग से आती है। ठीक है, क्लियर है? जैसे सी कट द एप्पल। तो अब देखो हम किससे पहचानते हैं? मेन वर्ब से। हमें यहां है कट, जो कि कट के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वर्ब फॉर्म एक से होती है, मतलब एक जैसे। अब हम यहां पे आए, वो बोला कोई के प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है? यस या यस। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। और हमें पता है कि कट के सारे फॉर्म एक मतलब एक जैसे होते हैं। तो जब ऐसे यस नहीं लगा, V5 नहीं है, V1 हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल फॉलो करता है, तो ये क्या है? V2। और हमें पता है V2 इंडेफिनिट। जब हम जानते हैं V2 पास्ट इंडेफिनिट मेन वर्ब लेता है, तो हम क्या सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डेड होती है, जो कि दोनों सब्जेक्ट को फॉलो करती है, सिंगुलर और प्लूरल। डेड नॉट। हमने ये भी सीख लिया जब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो हम इसको लगाएंगे द एप्पल। तो अब क्या सीखे कि हमें अपने सेंटेंस को अब आज से हेल्पिंग वर्ब से नहीं पहचानना, किससे? मेन वर्ब से। ठीक है, तो बस यही कंफ्यूजन से बनते हैं 10th और 12th में क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको ऑल टेंसेस सिखाने वाले हैं। बस हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। देखो आप लोग, इंडेफिनेट है, इसकी मेन वर्ब हमेशा V1 V5 और V2 मिलेगी। कंटिन्यूअस ऑलवेज V4, परफेक्ट ऑलवेज V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलवेज V4 प्लस बीन। वो कैसे? V4 आएगा तो इज हमारे बाजबर होगी, तो वो B होती है, जो कि हम पीछे डिस्कशन करके आए पिछली क्लास में। और परफेक्ट B3 लेगा तो ये B का बीन हो जाता है, इसलिए बीन B4 हो गया। ठीक है, हमें सहायक क्रिया पता है, डू भी से सब निकाली हैं, आपने नहीं देखी हो तो अब मैं फिर भी एक बार कहता हूँ कि आप पीछे जाके देख कर आइए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं बोला आई वॉज लर्निंग
दिस लेसन। सबसे पहले हम मेन वर्ब से पहचानेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब्स। हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्सपेक्टेड रीजन ING V4 कौन बना? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस मानी बी, इसके अंदर 5 होती हैं जो कि हम पीछे डिस्कशन करके आए हैं, एज एमआर और बाजबर। ये प्रेजेंट को फॉलो करती हैं, ये पास्ट को। तो देखो आप B4 यानी कंटिन्यूअस। अब वॉज बार है तो पास्ट, एज एमआर होती तो प्रेजेंट। तो भाई हमारा वॉज है तो ये पास्ट, तो देखो इसका नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम किससे पहचानेंगे? मेन वर्ब से। पास्ट कंटिन्यूअस, यहां हमने एम लगा दी, तो एम किसका है? प्रेजेंट का। तो हम क्या कहने लगेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। B4 यानी कंटिन्यूअस, B3 होता है तो परफेक्ट, तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। हम आज से किससे पहचानेंगे? मेन वर्ब। जब हम अपने सेंटेंस को पहचानना सीख गए तो हम हल भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। जैसे हम आपको दें, आई हैड सम मनी। अब आपने 2 हेड को देखा, आप कंफ्यूजिंग पार्ट में चले गए। तो हम जानते हैं हैव का V2 हैड, V3 हैड, और B4 हैविंग और B4 हैच। तो हम जानते हैं सबसे पहले मेन वर्ब। हम ये जानते हैं कि हैव, हैज और हैड, ए हेल्पिंग वर्ब है, ए मेन वर्ब है। हम पीछे से आते हैं, हमें मेन वर्ब मिलती है। तो अभी देखो हैड भी V2 भी होता है और V3 भी होता है, लेकिन हमें कैसे पता लगे V3 है? तो हम सबसे पहले यहां जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये परफेक्ट का V3 है, ये V3 हो गया। V3 यानी परफेक्ट। अब हम आए यहां, जो कि हम जानते हैं हैज, हैव, प्रेजेंट, हैड, पास्ट। तो हमारा हेड है यानी पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट, टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट। जब हम टेंस का नाम जानने लगते हैं, यानी हेड है तो पास्ट है और B3 लगा तो परफेक्ट, तो 2 हेड से हमको डरना नहीं है। हम मेन वर्ब पे गए, ए B3 है, B3 यानी परफेक्ट, परफेक्ट लिख लिया हमने, ए पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट। यहां हमने क्या कर दिया? हैव है तो B3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं हैज है प्रेजेंट होता है, तो अब इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम मेन वर्ब से अपने टेंस को पहचानते हैं तो बहुत ही सरलता से हम आराम से कर लेंगे। कोई भी लेके देख लो, जैसे हमने अभी इन सेंटेंसों को लेकर देखा, जैसे दे विल बी कमिंग द स्कूल। हम पहुंचे B4 मेन वर्ब यानी कंटिन्यूअस। हम जानते हैं विल सेल फ्यूचर। अब बी क्या होता है? एज एम आर बाजबर इसके अंदर होते हैं, तो इसने क्वालिफाई किया। अब बी लगाने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि विल सेल अपने बाद हमेशा V1 लेते हैं, क्योंकि विल सेल एक मॉडल होता है और मॉडल ऑलवेज टेक्स V1। तो मॉडल के लिए ए बना V1 V, और इसके अंदर एज एम आर बाजबर होती है यानी खुद कॉन्टिन्यूस, तो इसने B4 ले लिया। तो इसने क्या पहचान रखी टोटल? उसने पूरी कंटिन्यूस, ए फ्यूचर, तो इसका नाम फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे दे विल हैव कम स्कूल। अब देखो इसको, हम यहाँ पे आए, ए फर्स्ट भी होता है, थर्ड भी होता है, तो हम हैव को देखा हमने, B3 है ना, B3 यानी परफेक्ट। अब हमें पता है कि विल सेल हमेशा अपने बाद V1 लेता है, तो विल सेल के लिए ये बना इसकी मुख्य क्रिया बनी, क्योंकि विल V1 फ्यूचर हो गया ये,
और ये हैव ने लिया B3, तो ये परफेक्ट का कंटेंट टोटल। इसके लिए ये मुख्य क्रिया है और इसके लिए ये सहायक क्रिया। तो फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ रही है। फ्यूचर माने विल सेल, है माने परफेक्ट। जब हैव आएगा तो ये B3 भी आएगा। समझ में आ रही है? ओके। तो हमने इस क्लास में टेंस को पहचानना सीखा, ठीक है, ऑल डिटेल से, कि अब हम अपने टेंस को कभी भी हेल्पिंग वर्ब से नहीं पहचाने, किससे? मेन वर्ब से, ठीक है। 10th और 12th के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है, टू डेडिकेटेड द 10th और 12th क्लासेस।